नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह सी टेट के ईवीएस के क्वेश्चन पेपर का दूसरा सीरीज है और इसमें हम लोग बेसिक तौर पे कवर कर रहे हैं उन क्वेश्चनों को जिसमें काफ़ी लोगों के डाउट्स बने रहते हैं। बाकी आई थिंक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी के पास हैं, तो हम उन्हीं को बेसिक तौर पे कवर करेंगे जिसमें ज़्यादातर डाउट बने रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन सीरीज आसान रहे और इंटरेस्टिंग बना रहे, तो इसलिए इस कारण से इस वाले क्वेश्चन सीरीज में मैंने दो चार कंटेंट को लेकर आया जिसके बारे में आई थिंक मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वह भली भांति कंटेंट को जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला। अब यहाँ पे ऑप्शन ए कबूतर जिसको कपोत कहते हैं, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है उल्लू और ऑप्शन डी है मैना। तो आई थिंक सभी ने पता होगा कि उल्लू जो है अपनी गर्दन सबसे अधिक घुमा पाती है और अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला जो पक्षी है उसका नाम है मैना। तो इसलिए राइट आंसर इज डी। इसमें विशेष किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था तो उसी प्रकार के ऑप्शन है कबूतर या कपोत, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है उल्लू और ऑप्शन डी है मैना। तो जैसे मैंने बताया कि उल्लू एक ऐसी पक्षी है जो अपनी गर्दन को बहुत हद तक पीछे तक घुमा सकती है, जबकि मैना एक ऐसी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। लेकिन उल्लू जो है बहुत हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो बहुत हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। राइट आंसर इज सी। अब अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है ऑप्शन ए 10 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी है 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी है 6 बिंदुओं पर और ऑप्शन डी है 4 बिंदुओं पर। तो हम लोग कक्षा 3 का अगर आपने ईवीएस पढ़ा होगा तो उसमें एक चैप्टर है छू कर देखें, छू कर देखें, जिसमें कि ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है किस प्रकार से ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ। और ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं जो हैं वो आपके लुई ब्रेल हैं, ठीक है, जिनका कि बचपन में खेलते वक्त आंखों की रोशनी चली गई थी लेकिन वो पढ़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो अब यहाँ पे चीज़ें हैं कि ब्रेल लिपि में वहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है कि ब्रेल लिपि कुल 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। कुछ इस प्रकार के बिंदु होते हैं और इसमें जैसे अगर उसमें लिखा गया ए तो ए वाले में क्या रहेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, डार्क रहेगा। ये आपका बी हो गया, ठीक है। बी अगर दो सर्किल आपके ऐसे ज़्यादा डार्क हैं तो ये आपका बी हो गया। उसके बाद ठीक है इस प्रकार से अगर 6 बिंदु हैं तो पहला सर्किल ज़्यादा डार्क है तो ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया। तो इस प्रकार से ब्रेल लिपि जो होता है 6 बिंदुओं पे आधारित होता है और हर एक बिंदु का इसी प्रकार से अलग अलग उभरा हुआ कोड होता है और यह पूरे जेड तक होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेल लिपि के आविष्कार जो हैं लुई ब्रेल हैं, जो कि एक फ्रांस के निवासी थे। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था और बचपन में अपने पिता के औजारों के द्वारा खेलते हुए इनके आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं और जिसके कारण उन्होंने अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ाकर, ठीक है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया कि जिससे अंधे लोग भी आज अच्छे से पढ़ सकते हैं। हालांकि अब कंप्यूटरीकृत जमाना आ गया है तो पहले की जो चीज़ें थी वह बदल चुकी हैं, कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन पहले समान रूप से एक मोटा कागज हुआ करता था और उस कागज पे 6 बिंदु इस प्रकार से होते थे। तो 6 बिंदु इस प्रकार से हुआ करते थे और जो बिंदु, ठीक है, उभरा हुआ रहता था जैसे कि यहाँ मैंने बताया, तो इसी उभरे हुए बिंदु के अकॉर्डिंग वह चीज़ों को जान पाते थे कि ए लिखा है, बी लिखा है या सी लिखा है या डी लिखा है। तो हालांकि पूछा गया है ब्रेल लिपि जो है कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। अगला है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। तो यहाँ पे जैसे ही बांस के लकड़ी का या बांस के घर की बात करें तो हम तुरंत वहाँ पे आते हैं असम। और आई थिंक अगर आप हमारे स्टूडेंट होंगे तो बताया गया है कि यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी काम करता है, जहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड अरे अधिकता होती है वहाँ पर उन्हीं चीज़ों के घर बनाए जाते हैं। जैसे कि मैदानी क्षेत्रों, जैसे उत्तराखंड लगभग मैदानी और पहाड़ी दोनों है, तो यहाँ पे पत्थर और
सीमेंट बालू के भी घर मिल जाएंगे। बेसिक तौर पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको सीमेंट बालू के ही घर मिलेंगे। लेकिन असम वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और यहाँ पर बांस की अधिकता पाई जाती है। तो इसलिए मूलतः किसके घर पाए जाते हैं, आपके बांस के घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जहाँ पर जिस चीज़ की अधिकता होती है वहाँ पर उसी चीज़ों के घर और लोग बाग उसी पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर समान रूप से बात करें उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सीमेंट बालू की अधिकता है, तो यहाँ पे बेसिक तौर पे घर जो कि मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो सीमेंट बालू से बनाए जाते हैं। और आप चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे पहाड़ों की पत्थरों की अधिकता है। जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर पहाड़ों की अधिकता है तो वहाँ पे पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। असम में बांसों की अधिकता है, इसलिए वहाँ पर बांसों के घर बनाए जाते हैं। तो हालांकि यहाँ पे बांस के घर पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होता है, असम। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर जिम कॉर्बेट हो गया और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी बहती जिसका नाम है गंगा रामगंगा नदी इसी नेशनल पार्क से होकर बहती है। तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछेगा तो हो सकता है कि यह नाम दे सकता है कि रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो हेली नेशनल पार्क दे, रामगंगा नेशनल पार्क दे या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दे, यह एक ही का नाम है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह उत्तराखंड में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर आपने पता है कि 1973 में चलाया गया था और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था तो उस समय 9 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया था और उनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान कौन था, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी था। तो यहाँ पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 3 विभिन्न स्थानों जहां जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है, मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। तो जैसा कि मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बता रखा है कि जहां पर जिस प्रकार की जलवायु और जिस चीज़ों की अधिकता रहती है वहां पे उस प्रकार की घर पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे दिया है कि लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है और फर्श लकड़ियों के और छत सपाट होती हैं। ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। इसी प्रकार के मकान लद्दाख में पाए जाते हैं। अगला है मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में मकान बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं और मकानों को लकड़ियों और पत्थरों से बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। बांस के खंभों पे जो मकान बनाए जाते हैं वो असम में पाए जाते हैं, न कि हिमाचल प्रदेश या मनाली में। और मकानों को लकड़ियों और पत्थर से जो बनाया जाता है या पहाड़ी क्षेत्रों में मकानों को लकड़ियों और पत्थरों से बनाया जाता है। तो पूरा स्टेटमेंट ही आपका गलत हो पाता है। ये नहीं कह सकते हैं कहीं कहीं का यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि यह स्टेटमेंट असम का है और यह स्टेटमेंट पहाड़ी क्षेत्रों का है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। और अगला है कि राजस्थानों में गाँव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है कि राजस्थान में या ग्रामीण क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है वहाँ पर लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और राजस्थान में बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला भी ऑप्शन सही है। अब पूछा है कि इनमें मकानों का सही विवरण है, तो जैसा मैंने बताया कि ए वाला सही है और सी वाला सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन कौन सा होता है, आपका डी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, उनमें से जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कछुआ भी जो है ये जल में पाया जाता है, मछली भी जो है वह जल में पाई जाती है, कौवा जो है वह, ठीक है, स्थल और बेसिक तौर पे आसमान में पाया जाता है और घड़ियाल भी जो है वह जल में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, अगर हम देखें कि इन सभी से तो ये कौवा जो है स्थल या आसमान में पाया जाता है और अन्य सभी जो जीव जंतु यहाँ पे दिया गया है, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके जल में पाए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे भिन्न होगा वो होगा आपका सी, कौवा। कौवा के बारे में विशेष तौर पे आता है, ठीक है, पिछले सेशन में आपने देखा हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसी पक्षी है जो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है और वह अपने कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, तो कोयल, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार कोयल और कौवा का रिलेशन भी घोंसलों को लेकर पूछा गया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा घोंसलों वाला तो अच्छे से चर्चा किया जाएगा। हालांकि यहाँ पूछा गया है कि नीचे दिए गए
इस कथनों पे विचार करिए तो यहाँ पे जो कौवा है यह स्थल और आसमान में पाया जाता है, इसलिए यह क्या होता है, अन्य सभी से भिन्न है। अगला है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और बच्चे होते हैं, जो कि गलत है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक झुंड में हाथियों की संख्या 10 से 12 होती है, न कि 20 से 25। अगला है हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, तो यह भी आपका क्या है, गलत है। हाथी 4-5 नहीं, 14 से 15 वर्ष तक, ठीक है, झुंड में रहते हैं। और उसमें खास करके जो नर हाथी होता है, ठीक है, वह उस झुंड को छोड़कर अलग हो जाता है और बेसिक तौर पे झुंड में मादा हाथियां ही रहती हैं। अगला है आपका कि एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। और अगला है किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, अर्थात बुजुर्ग हथनी ही जो होती है वह उस झुंड का क्या होती है, नेता होती है। तो यह भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो अब यहाँ पूछा क्या है कि हाथियों के दिए गए कथन पे विचार कीजिए, तो कह रहा है कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, और सी कह रहा है सी और डी सही है, और डी कह रहा है ए बी और डी सही है। तो जैसा मैंने बताया कि ये दोनों ए और बी आपके स्टेटमेंट गलत हैं, सी और डी स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अन्य की बात करें तो जैसा आपने पता है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में कम से कम केवल 4 से 5 ही घंटे सो पाते हैं। और साथ ही साथ आपने पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। और साथ ही साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मना लेते हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि एक्सटर्नल जानकारी हुई ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे बताया गया कि आपका सी सही है। अगला है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। ऑप्शन ए जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल से जून, और ऑप्शन सी है जुलाई से सितंबर, और ऑप्शन डी है अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पर जब आप कक्षा 4 का ईवीएस पढ़ोगे आसपास, तो वहाँ पर एक चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियाँ, जिसे गोल्डन गर्ल का भी नाम दिया गया है, अनीता की मधुमक्खियाँ, जिसका नाम अनीता कुशवाहा करके आता है, ठीक है। तो वहाँ पर मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे बिहार का एक जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर बिहार का एक ज़िला है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और वहीं की अनीता है और जो कि मधुमक्खियों का पालन करती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मधुमक्खियों के जो अंडे देने का सबसे उचित समय होता है वो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर का, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे उचित समय होता है। इसीलिए मधुमक्खी के पालन करने का अच्छा महीना क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। और जो आपका मुजफ्फरपुर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, बेसिक तौर पे लीचियों के लिए फेमस है। तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं, उनके बच्चे होते हैं। और फरवरी माह में वहाँ पर लीची के फूल खिलते हैं। तो जिसके कारण फरवरी माह तक वह जो मधुमक्खियों के बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और फरवरी माह में लीचियों के फूलों पर जाकर वह क्या करते हैं, शहद को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि मधुमक्खियों के पालन का सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है, तो आपका अक्टूबर से दिसंबर। और अगले पूछा क्यों, तो क्योंकि इसी समय मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अंडा देती हैं। और क्यों, और उसके बाद ये उचित क्यों, क्योंकि फरवरी के माह में वहाँ पे क्या होता है कि लीची के फूल खिलते हैं और उन फूलों से ये क्या करते हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। तो ये सारी कहानी अनीता की मधुमक्खियाँ जो कि कक्षा 4 के ईवीएस का है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम चुनिए। तो इसमें भी अगर बात करें तो कक्षा 4 का ईवीएस जो है, ठीक है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है बसवा का खेत, जो कि दक्षिण भारत का एक कर्नाटक राज्य है और उसके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पर दक्षिण भारत में जब आप पढ़ोगे तो इसको बेसिक तौर पे जो प्याज की खेती है इसको उसने खरीफ की फसल में रखा है, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में प्याज की खेती रबी में होता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब आप पढ़ोगे बसवा का खेत, तो बसवा के खेत में प्याज की खेती को दिया है खरीफ की फसल में, जबकि उत्तर भारत में प्याज प्रेजेंट टाइम में जो समय चल रहा है ये रबी का समय चल रहा है, इसी समय प्याज की खेती की जाती है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर। तो बसवा के खेत में, ठीक है, प्याज की खेती की जाती है। और प्याज की खेती करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक क्रमबद्ध तरीका क्या है, तो उसको देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम क्या हो सकता है प्याज की खेती का। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि
जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, अरे 5 ऑप्शन दिया: बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर लेना, गुड़ाई करना यानी कि मृदा को जुताई कर देना, पोल कर देना, और अगला है प्याज को उखाड़ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेतों में जाते हैं और खेतों की निराई और गुड़ाई, खास करके क्या करते हैं, खेतों की गुड़ाई करते हैं, जोतते हैं, जिससे कि मृदा क्या हो जाए, भरभरी हो जाए, ठीक है, अच्छी हो जाए, जिसमें प्याज अच्छे से लगाया जा सके। उसके बाद क्या करते हैं कि हम बीज को बोते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, खेत की जुताई होगी, मृदा ठीक ठाक बन गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि बुआई करेंगे, दूसरा क्रम हो गया। जब बुआई के बाद फिर हम क्या करते हैं कि बुआई जब हम करते हैं प्याज की, तो उसके जब प्याज निकलता है तो उसके साथ साथ खरपतवार भी निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, खरपतवारों को निकालते हैं। तो तीसरा आपका क्या हो गया, खरपतवार। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, खरपतवार को जब निकाल लेते हैं तो फिर प्याज को क्या करते हैं, उखाड़ कर निकाल लेते हैं। जब प्याज हो जाता है ठीक ठाक तो प्याज को उखाड़ कर निकाल लेते हैं। तो चौथा क्या होगा कि प्याज को उखाड़ कर निकालना। देन उसके बाद पांचवा हो जाएगा, प्याज की ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर लेना। जब उखाड़ कर हम अपने घर पर लेकर आते हैं तो प्याज की सूखी पत्तियां जो होती है उसको काट कर अलग कर लेते हैं और प्याज को, ठीक है, एक ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर नमी न हो, ठीक है, नमी न हो वैसे स्थान पर रखते हैं कि प्याज खराब ना हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा कि सबसे पहले मैंने बताया कि डी होगा कि हम गुड़ाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका ए होगा कि बीज को बोएंगे। उसके बाद क्या होगा आपका बी होगा कि खरपतवार निकालेंगे। और बी के बाद फिर क्या होगा आपका ई होगा कि प्याज को उखाड़ कर निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, सी होगा कि प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, ठीक है, कि डी ए बी ई सी। तो जैसा मैंने बताया कि आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, कक्षा 4 की ईवीएस का एक चैप्टर है बसवा का खेत। तो बसवा के खेत में इस प्रकार की चीज़ें दी गई है। और जैसा मैंने बताया कि उत्तर भारत में जो प्याज है वह आपकी रबी की फसल है, और दक्षिण भारत में जो प्याज है इसमें दिया गया है खरीफ की फसल। तो अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत में प्याज किसकी फसल है, तो आप अगर रबी खरीफ जायद दिया हो तो आप खरीफ करना, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी ने ऑलरेडी व्याख्या कर रखा है, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है। अगला है कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक या शाह बलत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक को यहाँ पे एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है शाह बलत वृक्ष, ठीक है। रेगिस्तानी ओक का एक और नाम है जिसका नाम है शाह बलूत। यहाँ पे बलूत होगा, वृक्ष नहीं पाया जाता। तो पहला यहाँ पे कि जड़ों का अत्याधिक गहराई तक जाना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक की जो हाइट होती है बहुत अधिक नहीं होती। इसकी जो हाइट होती है वृक्ष की एक कमरे के समान ही होती है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं जमीन के भीतर जल की सतह तक जाती हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पेड़ के तने में पानी एकत्र होना, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इनके पेड़ के तनों में पानी एकत्रित होता है और स्थानीय लोग पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए इनके पेड़ के तनों को काटते हैं और उनमें पाइप डालकर पानी को निकालते हैं। तो ये भी सही है। अगला है कि पत्तियां बहुत कम होना। तो बेजाहिर सी बात है कि जितने भी राजस्थानी वाले, जितने भी रेगिस्तान वाले पौधे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नागफनी, उसमें पत्तों की मात्रा कम होती है, कटीले होते हैं। जितने भी रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधे हैं ना, उनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। और चौथा कह रहा है कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियों का होना। तो इसमें कह रहा है कि पत्तियां क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो आपका डी वाला ऑप्शन होगा कि इनमें बहुत बड़ी पत्तियां नहीं होती हैं और बहुत सारी पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं और पत्तियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, जिसके कारण इनमें कम मात्रा में पत्तियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी, क्योंकि यह गलत है। अगला है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे। पहला है सामुदायिक संसाधन, दूसरा है तकनीकी संसाधन, तीसरा है मीडिया संसाधन और चौथा है प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर तकनीकी संसाधन मतलब कि हम उन्हें टेक्निकल जानकारी देते हैं। मीडिया संसाधन का मतलब कि हम उन्हें वीडियो दिखा दें। और चौथा है प्राकृतिक संसाधन कि हम कुछ नेचुरल चीज़ों को लेकर उन्हें दिखा दें। जैसा कि आपने पता है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, ईवीएस को सीखने का सबसे उच्च संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन है, कि हम उन्हें उन क्षेत्रों में लेकर जाएंगे जहाँ पर कुल्हड़ बनाए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बनता हुआ दिखाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि बच्चे खुद से उसे बनाने के लिए सीखें, जी कि उन्हें प्रत्यक्ष, क्योंकि बेसिक तौर पे ईवीएस की जो प्रकृति है वह क्रियात्मक से क्रिया से संज्ञा की ओर है।
ईवीएस की जो प्रकृति है क्रिया से संज्ञा की ओर है कि पहले हम उन्हें क्रिया करवाएंगे, उसके बाद वो चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। तो और ईवीएस में जो संसाधन के बारे में बात किया गया है, तो सबसे उचित संसाधन क्या है आपका? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, सामुदायिक संसाधन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। तो आपने जैसे बताया कि विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान तो है, लेकिन वह स्थिर नहीं है। ठीक है, जितना हम उसको पढ़ाएंगे उतना वह बढ़ेगा। ठीक है, जितना हम सोचेंगे, ठीक है, उतना वह हमें अलग अलग जानकारियाँ देगा। तो विज्ञान स्थिर नहीं है। अगला है विज्ञान ज्ञान की इकाई और एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि विज्ञान क्या है? ज्ञान की इकाई है। विज्ञान से हम चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं और जितना हम सीखने की कोशिश करते हैं उतनी अधिक ज्ञान को हम अर्जित करते हैं। अगला है विज्ञान सुसंगठित मतलब संगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान है। तो ये भी सही है, लेकिन इसके आगे इसका डिफिनेशन क्या है, थोड़ा सा फीका पड़ता है। अगला है कि विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गंतव्य। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा व्याख्या जो विज्ञान का कर रहा है वह क्या है आपका? बी वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो जैसा एक सर्वोत्तम में वर्णन में कर दे तो चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या है? सही है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है? तो बी वाला कर रहा है कि विज्ञान ज्ञान की इकाई है और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। ठीक है, इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? ऑप्शन ए है आपका कि पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी है आपका कि अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना। ऑप्शन सी है प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। और ऑप्शन डी है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो यहाँ पर ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में ठीक है ईवीएस का वर्णन करता है। तो यहाँ सही है कि पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम पर्यावरण पढ़ाते हैं, आसपास की चीज़ों को पढ़ाते हैं जिनसे वह कौशल की भी प्राप्ति होती है और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और अगला करा है कि अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का साझा, मतलब अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है उसके बीच हम अपने विचार और कौशलों को साझा करते हैं, जिससे कि वह अपने विचार उत्पन्न करते हैं और जो हम कौशलों का साझा करते हैं उन्हें जाकर खुद वह अपने ऊपर, जैसे कि हमने अगर जल को बचाने का, ठीक है, किस प्रकार से मैंने शुरुआत किया, तो फिर बच्चों से भी पूछेंगे तुमने जल को किस प्रकार से बचाने की शुरुआत की, और उसके बाद उनके अंदर एक नया कौशल आया कि हमें जल को बचाना चाहिए। तो ये क्या विचार, और विचार से क्या हो रहा है? कौशल का निर्माण हो रहा है। अगला कह रहे हैं कि प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। तो हम प्राथमिक स्तर पर बस ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो उन्हें जानकारियाँ दे रहे हैं वो उनको कंठस्थ कर लें, याद कर लें और उसके बाद वो घर चले जाएं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा नकारात्मक आता है कि प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, कि हमारे सामने बच्चा बैठा हुआ है और हम उसको जानकारियाँ दे रहे हैं, उसके बारे में कोई प्रैक्टिकल कार्य नहीं करा रहे हैं, किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ नहीं करा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कोई गतिविधियाँ नहीं करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? गलत होता है। और अगला जो दिया है कि अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अधिगमकर्ता मतलब सीखने के द्वारा, जैसे कि मैंने अगर जल के बारे में बता दिया या मैं कोई चीज़ें पत्तियों के बारे में बता दिया या पेड़ पौधों के बारे में बता दिया, तो पेड़ पौधों के बारे में बताने के बाद उन्हें हम क्या करते हैं? चिड़ियाघर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, तो जिससे क्या होता है? ज्ञान का सक्रिय निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है ए, बी और डी। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, जैसे कि इसमें सी सही आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, जिसमें कि आज के भी सेशन में कुल 14 क्वेश्चन रहे और मैंने बेसिक तौर पे उन क्वेश्चनों को लाया जो बेसिक तौर पे डाउट रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन की आवृत्ति को कम करके 1 दिन कर दिया जाए। ठीक है, थोड़े कम ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वीडियो भी छोटा रहेगा और आपको भी चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी-टेट के मैथ के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ मैं ईवीएस को लेकर चल ही रहा हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए 3 सब्जेक्टों की सेशन फिर से शुरू हुआ है। और वो 3 सब्जेक्ट आपके क्या हैं कि साइंस, जिसमें बेसिक तौर पे बायो है, और दूसरा है आपका इतिहास, जिसमें कि शुरू हुआ है आपके प्राचीन इतिहास से, और तीसरा है आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, जो कि आपके टेट सिस्टम में भी, सी-टेट में भी काम करेगा, और साथ ही साथ एसएससी जीडी और कोस्ट गार्ड के जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें भी काम करेगा। तो अगर आपको वीडियो ये सारे पसंद आ रहे हो तो आप, ठीक है, अन्य दोस्तों को साझा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हमारे चैनल पर लोग आएँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।